अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर उस्मान और मैं आपके साथ हाज़िर हूं आज उर्दू वर्जन के और वीडियो जो है सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग के ऊपर जो इंट्रोडक्शन था उसके ऊपर हैं। हम आज पढ़ेंगे कुछ और उसकी कुछ डिटेल्स देखेंगे कि सेल्स एंड प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है, सेल्स एंड प्लानिंग किस तरीके से करते हैं और आप किस तरीके से सेल्स एंड प्लानिंग के ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए अपनी सेल्स को ग्रोथ कर सकते हैं और अपनी ऑपरेशनल प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक आपकी हिस्ट्री से। जो बेसिक हिस्ट्री सेल्स और ऑपरेशन की है कि जो पहली प्रोसेस थी वो 1980 के अंदर डेवलप हुई थी और उसके बाद जो है ये इस्तेमाल होती गई और अभी जो है आजकल जो टॉप 1000 ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर उनकी बात करें तो उसके अंदर तो ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेड है, ऑटोमेटेड भी और मैनुअली भी। ये आपकी इवॉल्व हुई थी सप्लाई चेन की मेथडोलॉजी से कि आपके पास इन्वेंटरी मैनेजमेंट का सिस्टम होता था जिसके अंदर लिखा जाता था कि इतनी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं और इतनी चीज़ें मैंने सेल कर दी हैं, जैसा कि आजकल नॉर्मल शॉप्स के ऊपर भी होता है। तो उसी को अगर हम बड़े स्केल के ऊपर कन्वर्ट कर दें ज़्यादा सारी प्रोडक्ट्स के लिए और अपने टीम मेंबर के अकॉर्डिंगली बिज़नेस के अंदर, तो आप से इस अप्रोच को आप कह सकते हैं सेल्स एंड ऑपरेशन, यानी कितनी सेल्स हुई है और कौन सी ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू वो सेल्स हो रही है। तो सेल्स एंड ऑपरेशन की अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं तो आपके पास बनती है कि एक ऐसी बिज़नेस प्रोसेस जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कंबाइन टुगेदर करे ताकि आप एक कोलैबोरेटिव स्पोर्ट, एक मोटिवेटेड स्पोर्ट, एक फोकस्ड अप्रोच बना सकें कि अपनी सेल्स और ऑपरेशन के ऊपर। और इसके अलावा जो है अगर और फर्दर इसकी डेफिनेशन में जाएं तो ये आपको ये बताती है कि एक इंटीग्रेटेड बिजनेस प्रोसेस है। तो ये कम्बिनेशन है काफ़ी सारी डिफरेंट प्रोसेसेस की, जिसमें आगे हम पढ़ेंगे कि फ़ाइनेंशियल भी शामिल हो जाते हैं आपके पास जो है डिफरेंट सप्लाई चेन्स के भी आ जाते हैं, इन्वेंट्री की क्वांटिटीज़ भी आ जाती हैं, प्रोडक्ट के प्लान्स भी आ जाती हैं, टीम मेंबर की वर्कशॉप भी आ सकती हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी आ सकती हैं। फिर इसके अलावा डिमांड सप्लाई के आपके पास प्लान आ सकते हैं। तो जो सप्लाई एंड ऑपरेशंस के जो आपके पास मेथोडोलॉजी है, इसके थ्रू आप जो अपनी जितनी भी डिमांड है और सप्लाई उन दोनों को एक्यूरेटली मॉनिटर कर सकते हैं। सप्लाई चेन से एक थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड है क्योंकि बिकॉज सप्लाई चेन जो है वो आपकी यही चीज़ें कर रही होती है, लेकिन वो बेसिकली फोकस कर रही होती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी चीज़ें बनाई हैं और कितनी चीज़ें बेची हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस पे फोकस कर रही होगी कि वो चीज़ें बनी हैं, उनके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं, किस सेल मेथडोलॉजी के थ्रू वो आपकी लॉन्च होंगी, कौन सी ऑपरेशनल प्रोसेस उस पर अप्लाई होती हैं और फर्दर आप उसको किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं वीकली, मंथली, एनुअली, क्वार्टरली या डेली बेसिस के ऊपर। तो सेल्स एंड ऑपरेशन के जो गोल्स हैं उसमें यह है कि सबसे पहला तो ये आपके डिफरेंट टीम मेंबर्स को अलाइन करती है एक कॉमन प्लान के ऊपर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है आपके पास ज़्यादातर कि आपके डिफरेंट टीम मेंबर्स होते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि प्रोडक्ट कौन सी है और उसको बेचना किस तरीके से है। तो सप्लाई एंड जो आपके पास सेल्स एंड ऑपरेशन की प्रोसेसेस हैं वो आपको ये बताएंगी टीम मेंबर्स को कि उनका कॉमन प्लान क्या है, उन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है और कैसे वो सेल आउट होगी। देन ये आपकी सप्लाई एंड डिमांड को बैलेंस करेगी। सो बेसिकली अगर कुछ चीज़ें मार्केट में 100 सेल हो रही हैं और अगर आपके पास 50 मैन्युफैक्चर हो रही हैं तो ये ट्राई आउट ऐसी आपको ये हेल्प करेगी कि आप किसी तरीके से उन दोनों को बैलेंस आउट कर सकें। फिर अगर कोई आपकी प्लानिंग नंबर्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आपने एनालाइज़ किया कि आपकी 1000 प्रोडक्ट सेल होंगी लेकिन आपकी 1000 नहीं हुई, आपकी 500 प्रोडक्ट सेल होगी, तो उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी आपकी सेल्स एंड ऑपरेशन की जो प्रोसेसेस है, मेथडोलॉजी है, वो आपकी अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। दैन टॉकिंग अबाउट कि आपके पास ये आपकी सेल्स की फोरकास्ट को इम्प्रूव करती है और आपकी जो लॉन्ग टर्म अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, जैसा कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मसला हो जाता है या मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बंद हो जाता है या अगर कोई फायर या फ्लड या कोई और एनवायरमेंटल इवेंट उसको इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये बेसिकली आपको हर रोज़ की प्लानिंग की वजह से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उसकी एक बैकअप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे गोल्स हैं कि आपकी ये सेल्स टीम मेंबर को ट्रेन करना, उन्हें नॉलेज देना, टॉप मैनेजमेंट का एक कॉमन प्लान के ऊपर एग्री करना। तो ये सारी चीज़ें भी सेल्स एंड ऑपरेशन के गोल्स के अंदर शामिल होती हैं। तो जो इसका सिंपल छोटा सा एक मॉडल मेरे पास है, अगर मैं इसे कहूँ तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। बैलेंसिंग एक्ट का मतलब है कि ये आपके पास डिमांड की फोरकास्ट आती है, आपके पास कि मार्केट के अंदर 100 प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड हैं और आपके पास आप उसको फिर चेक करते हैं कि आपके पास उसके एक्चुअल ऑर्डर कितने आए हैं। तो ये आपकी बन जाती है डिमांड में। अगर 100 मार्केट को चाहिए थी और आपके एक्चुअल ऑर्डर 80 आए हैं तो इसका मतलब कि 20 तो आपके पास क्वांटिटी में पड़ी हुई होंगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा डिमांड 100 की आएगी तो आप उसमें से
सिर्फ 60 प्रोडक्ट्स जनरेट करेंगे, क्योंकि मार्केट में एक्चुअल तो आपके पास 80 सेल आउट हुई थी। तो इस तरीके से जो इन्वेंट्री के अंदर जो चीज़ें पड़ी होंगी आप उनको साथ मॉनिटर करते जाएंगे और उस इन्वेंट्री को काउंट करते हुए आप नेक्स्ट टाइम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो इससे ये होगा कि आपके पास दोबारा जो सप्लाई के ऑर्डर जाएंगे वो उसी क्वांटिटी के जाएंगे जो ऑलरेडी आपकी मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, और फिर आपकी रिसोर्सेज और कैपेसिटी को भी ये मैनेज करने में हेल्प करता है, बैलेंस आउट। तो ये अगर इसको सिंपल कहें तो ये डिमांड एंड सप्लाई की के दरमियान जो एक प्रोसेस है जो डिमांड एंड सप्लाई दोनों को बैलेंस आउट करेगी, उसको आप कह सकते हैं सप्लाई एंड ऑपरेशनल प्रोसेस या सप्लाई एंड ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी। तो इसके अंदर आपकी ये पांचों चीज़ें आ जाएंगी: डिमांड फोरकास्ट, एक्चुअल ऑर्डर, इन्वेंट्री, सप्लाई ऑर्डर और रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। तो अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जिस जिस जगह पे ये इम्प्लीमेंट होती है तो उस पर उसके काफ़ी सारे फ़ायदे आपको हैं। पहला फ़ायदा तो सबसे पहला ये है कि आपके पास प्लानिंग साइकिल टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप रोज़ इसकी प्लानिंग करेंगे और रोज़ आप सप्लाई एंड चेन प्रोसेसेस को मॉनिटर कर रहे होंगे, अपनी फोरकास्ट को मॉनिटर कर रहे होंगे, तो आपको पूरे साल की प्लानिंग एक साथ करनी नहीं पड़ेगी। तो पूरे साल की प्लानिंग एक साथ ना करने की वजह से आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, हेल्प आउट हो जाएगा कि आपका प्लान साथ साथ बनता जाएगा। देन आपकी फोरकास्ट एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। सप्लाई एंड चेन प्रोसेस और सप्लाई एंड चेन के अंदर तो बेसिकली ये होता है कि इतनी इन्वेंट्री, इतनी क्वांटिटी पूरे साल में बननी है और इतनी आपकी डिमांड मीट हो रही है। लेकिन सेल्स एंड ऑपरेशन का मकसद है सप्लाई एंड चेन से सारा डाटा आया और जो इन्वेंट्री आई है उसको किस तरीके से आपने मैनेज आउट करना है और सेल करना है, तो आपकी फोरकास्ट एक्यूरेसी को भी ये इंक्रीज़ करेगा। देन आपकी एक्सेस इन्वेंट्री, जैसा कि मैंने बताया कि डिमांड की 100 की बिकी आपके पास 80, तो पीछे आपके पास रहेगी 20 इन्वेंट्री के अंदर। तो आपने नेक्स्ट टाइम कितनी बनानी है, 80 एक्चुअल ऑर्डर आए आपके पास, तो आपने 60 बनानी है ताकि आपकी 80 सेल आउट हो, प्लस माइनस आप 5-10 बैकअप में रख सकते हैं कि कभी सेल ज़्यादा हो सकती है, कभी सेल कम हो सकती है। इसी तरीके से स्टॉक आउट आपका नहीं होगा कभी भी अगर आप सेल्स एंड ऑपरेशन के प्रोसेस को यूज़ कर रहे होंगे, बिकॉज आपको जो ही अगर आप फोरकास्टिंग डेली की बेसिस पे कर रहे हैं या आप मोनीटर कर रहे हैं अपनी डिमांड एंड सप्लाई को, तो आपके पास ऑटोमेटिकली स्टॉक ख़त्म होने से पहले आपको पता चल जाएगा। और इससे आपको सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि आपके रेवेन्यू और मार्जिन इंक्रीज़ होगा। अब इधर तो आपके पास यहाँ पे 5% लिफ्ट रखी हुई है, लेकिन अगर आप कॉमनली इसे इम्प्लीमेंट करते रहें तो एट द टाइम आपका रेवेन्यू 50% तक भी ग्रो कर सकते हैं। और ये एक मैनुअल मेथड है सप्लाई सेल्स एंड ऑपरेशन प्रोसेस का, लेकिन हमारे पास काफ़ी सारे ओल्ड भी टूल्स हैं जो मिक्स सप्लाई चेन और सेल्स एंड ऑपरेशन, जैसे कि सैप है। इसके अलावा जैसे आप अमेज़ॉन को देख लें तो ऑनलाइन और ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी सेल्स एंड ऑपरेशन प्रोसेसेस को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी, स्टॉक में, बैकअप में, इन्वेंट्री में होगी, तो ऑटोमेटिकली आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो सप्लाई एंड चेन और सेल्स एंड ऑपरेशन ये दोनों हर जगह के ऊपर आपके पास आजकल जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग के या छोटे से छोटा भी हो, दोनों के अंदर ये यूज़ हो रही होती है। अगर आप किसी शॉपकीपर से भी जाके पूछेंगे कि कितनी प्रोडक्ट्स चाहिए तो उसके पास एक कॉपी में लिखा हुआ होगा, तो वो भी सेल्स एंड ऑपरेशन की प्रोसेसेस को यूज़ कर रहा होता है, लेकिन वो एक छोटे लेवल के ऊपर है। तो सेल्स एंड ऑपरेशन की अगर फॉर्मली बात करें तो ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जिसके अंदर एक बिज़नेस प्लान बिल्ड होता है ताकि आप अपनी डिमांड और सप्लाई को मीट अप कर सकें। इसके अलावा आपकी क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है ताकि आपकी बिज़नेस परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकें। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, फॉर्मल अप्रोच है, और इसके ऊपर मंथली कंसिस्टेंस चाहिए होता है कि जैसे सबको एक चीज़ के ऊपर एग्री करना है ऑन मंथली बेसिस, ऑन डेली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस कि हमने ये इतनी डिमांड आई है, इतनी सप्लाई है और हमने उस चीज़ को इस तरीके से सेल आउट करना है। जो कि ये नहीं है, उसके अंदर ये है कि आपके पास इनफॉर्मली आप सप्लाई एंड सेल्स एंड ऑपरेशन प्रोसेसेस को नहीं बना सकते, बिकॉज अगर आप इनफॉर्मली बनाएंगे तो आपके पास वो कभी भी एक कॉमन गोल टीम का मीटअप नहीं होगा। ये सारे प्रोसेसेस या सारा सोल्यूशन नहीं है आपकी बिज़नेस प्रॉब्लम्स का। सेल्स एंड ऑपरेशन तो एक पार्ट है छोटा सा जो आपकी प्रोडक्ट की सप्लाई एंड डिमांड को मैनेज करेगा, और भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आपको बाकी भी डिफरेंट टूल्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपके पास वॉइस ऑफ कस्टमर आ जाता है। इसके अलावा आपके पास ई कॉमर्स सोल्यूशन होने चाहिए, क्लाइंट को रीच आउट करने के लिए मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए, तो मार्केटिंग मेथोडोलॉजी भी इसके अलावा आएगी। तो ये कोई एक सिल्वर बुलेट सोल्यूशन नहीं है, एक ऑल इन वन सोल्यूशन नहीं है जो आपको हेल्प आउट करेगा, लेकिन ये सेल्स एंड ऑपरेशन के अंदर श्योरली आपको हेल्प आउट करेगा। शॉर्ट टर्म बिज़नेस के लिए ये नहीं है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताई, ये हमेशा लॉन्ग टर्म बिज़नेस के लिए है, और लॉन्ग टर्म बिज़नेस के अंदर ये इस्तेमाल होगा तभी आपके पास ऑन मंथली या ईयरली बेसिस जो है आप अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर फॉर्मली मैं अगर मंथली एनुअली इस प्रोसेस की सेल्स एंड ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात करूं कि आपने क्या करना है, तो मेरे पास वो इस तरीके से बिल्डअप होती है।
एनुअली आपने पूरा का पूरा जो है एक फाइनेंशियल बजट प्लान बनाना है कि पूरे साल हमने ये काम करने हैं, इतनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगी, इतनी सेल आउट होंगी। और ये भी एक पहली टाइम तो आपका बनेगा कि आपके पास मार्केट एनालिसिस जो आपके पास होगा सर्वे के मुताबिक। नेक्स्ट टाइम तो आपके पास प्रीवियस प्रोडक्ट या प्रीवियस ऑर्डर के ऊपर बन जाएगा। देन आपने ये जो सेल्स और प्रॉफिट वाला जो एक्सपेक्टेशन है ये सारे इंटरनल एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करनी है और एनालिस्ट को भी कम्युनिकेट करनी है, ताकि वो इसको देख सके कि एक्चुअल है या नहीं है। होता क्या है कि जब हम सेल्स एंड ऑपरेशन की बात करते हैं, एक प्रोडक्ट बन जाती है, बंदे नए आ जाते हैं सेल्स के जिन्होंने बेचनी होती है, उन्हें कुछ पता नहीं होता, ना हम उन्हें ट्रेन करते हैं, ना हम कुछ बताते हैं, और उन्हें कहते हैं कि यार ये इतनी 100 प्रोडक्ट सेल कर दोगे तो बोनस आएगा तुम्हारा और तुम्हें सैलरी मिल जाएगी और वगैरह वगैरह ये चीज़ होगी। ये चीज़ इंतहाई गलत है। वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी फेल हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं, उन्हें सेल एंड ऑपरेशन के मेथोडोलॉजी का पता नहीं होता, ना प्रोसेस का। तो आपको अपने हर पर्सन को कम्युनिकेट करनी है कि हमारा ये एम है, हमने इस तरीके से गेन करना है, और साथ उन्हें ट्रेन भी करना है। और उसके अलावा आपको एक्चुअली देखना भी है कि इतनी चीज़ें सेल हो भी सकती हैं या नहीं। कभी भी सेल्स पर्सन को फोर्स नहीं करना चाहिए, बिकॉज फिर वो इलीगल मींस या इलीगल वे से आपकी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करेगा, जो आपके कंपनी के बैड इमेज जनरेट करने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके अलावा जो है आपको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर क्या करना है कि आपको हर 3 महीने के ऊपर आपने दोबारा से फाइनेंशियल बजट प्लान बनाना है अकॉर्डिंग टू एक्चुअल सिचुएशन। अब सिचुएशन क्या होगी कि जो आपने पहले प्लान बनाया था वो तो आपका एनुअली था, तो आपके पास क्वार्टरली क्या प्लान हुआ, उस प्लान के ऊपर फिर एग्री किन बंदों ने करना है, उसका क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। देन आपने ऑप्टिमल प्लान भी सिलेक्ट करना है और उसको सबमिट करना है अप्रूवल के लिए, कि अगर कोई ना कोई चीज़ मिस आउट हो जाती है, कोई प्रोसेस के अंदर डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, तो किस तरीके से वो सॉल्व आउट होगी। और उस प्लान को भी आपने अपनी सेल्स की टीम को कम्युनिकेट करना है, अपने इंटरनली सारे एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करना है। टॉप मैनेजमेंट की ये सबसे बड़ी गलती होती है कि वो अपने प्लान को कम्युनिकेट नहीं करती। वो ये सोचती है कि जो है हम इस प्लान को इतनी प्रोडक्ट्स हमारी सेल हो जाएंगी, इतना कस्टमर जो है हमें मिल जाएगा, इतनी चीज़ें लग जाएंगी, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन उसके बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। सारा प्रेशर सेल्स और ऑपरेशन की टीम के ऊपर होता है, और होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसेस ही इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि क्लाइंट उनके पास आ सके। अब सारा इमेज जो है वो सेल पर्सन तो मेंटेन नहीं कर सकेगा। ऑर्गेनाइजेशन अगर टॉप मैनेजर अपना इमेज खुद बनाएगी, कॉस्ट अच्छी रखेगी और एक मार्केट के मुताबिक प्रोडक्ट बनाएगी, तो वो चीज़ बिकती है। तो इस वजह से सेल पर्सन के ऊपर सारी चीज़ें नहीं थोपनी चाहिए कि गलती उसी की है, उसने प्रोडक्ट सेल नहीं की। मंथली बेसिस के ऊपर भी आपने इसी तरीके से फाइनेंशियल बजट प्लान बनाने हैं, फाइनेंशियल इम्पैक्ट एनालिसिस बनाना है, ऑप्टिमल प्लान बनाना है और उसका अप्रूवल लेना है। अप्रूवल का मतलब है फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, सारे एम्प्लॉयज़ या एनालिस्ट एग्री कर रहे हैं। इसके अलावा आपने अल्टरनेट सप्लाई प्लान भी बनाना है। अगर एक जगह के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं दूसरे तरीके से रॉ मटेरियल किस तरीके से ले सकता हूँ, या अगर कोई मसला हो जाता है तो मेरे पास उसका बैकअप प्लान क्या है। और वो जो प्लान आप जो मंथली बेसिस पे बनाएंगे उसको आप दोबारा से रिव्यू करेंगे कंसेंसस प्लान के सारे सेल्स टीम सारे लोग उसके ऊपर एग्री कर रहे हैं या नहीं। और इसी तरीके से आप सप्लाई एंड डिमांड का भी एक बनाएंगे कि जो मंथली बेसिस पे सप्लाई एंड डिमांड आ रही है उसको आगे फर्दर हमने किस तरीके से कम्युनिकेट बैक करना है और बिल्डअप करना है। अब यहाँ तक तो मंथली बेसिस के ऊपर आप काम करेंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे वीकली बेसिस पे। तो वीकली बेसिस पे आपने क्या करना है, जितनी भी फोरकास्ट हैं उनको एडजस्ट करना है। मैं तो ये कहूँगा कि मंथली बेसिस पे भी अपनी फोरकास्ट को एडजस्ट करें और क्वार्टरली बेसिस पे भी और एनुअली बेसिस पे भी। तो अगर आप हर लेवल के ऊपर अपनी फोरकास्ट को एडजस्ट करेंगे तो अगली टाइम आपकी फोरकास्ट अच्छी हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा फोरकास्ट अच्छी होगी उतना ज़्यादा बिज़नेस आप ग्रो कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा लेस इन्वेंट्री होगी। मंथ वीकली बेसिस पे भी अपनी अल्टरनेट सप्लाई प्लान बनाने हैं और प्रोडक्शन और शिपिंग प्लानिंग करवानी है। अब होता क्या है कि सप्लाई की सेल्स की टीम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही होती है, सप्लाई की टीम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही होती है, लेकिन शिपिंग की टीम अच्छे तरीके से उस प्रोडक्ट को उस टाइम पे सेल आउट नहीं करती, या प्रोडक्ट आपकी ख़राब करके सेल कर देती है, या आप किसी थर्ड वेंडर के पास हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं करती। तो इसकी वजह से भी आपकी क्लाइंटेज इफेक्ट होती है। तो आपको प्रोडक्शन और शिपमेंट प्लानिंग भी करनी है और उसी तरीके से आपने मैनेज आउट करना है। उसके अलावा डेली बेसिस पे आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि ऑर्डर फुलफिलमेंट हुई है नहीं, कितने ऑर्डर सेल हुए हैं, कितनी इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है, और फिर कितनी एग्जीक्यूशन हुई है आपकी, कितनी प्रोडक्ट सेल आउट हुई हैं, कितने ऑर्डर आए थे। तो बेसिकली आप ओवरऑल मैनेज कर रहे होंगे डेली बेसिस के ऊपर कि कितनी प्रोडक्ट्स रह गई हैं और कितनी प्रोडक्ट चली गई हैं, कितनी शिप हुई हैं, कितनी क्लाइंटेज आई है। तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हर रोज़ अगर आप ये काम कर रहे होंगे तो आपकी कभी भी इन्वेंट्री स्टॉक आउट नहीं हो सकती। आप एडवांस में ऑर्डर दे सकते हैं और बैकअप में आपकी इन्वेंट्री आ सकती है। फिर इस तरीके से आप एक दफ़ा ये साइकिल रन आउट कर लेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है प्रोडक्ट्स और ये आपकी सप्लाई एंड डिमांड जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगी। तो फॉर्मली अगर इस प्रोसेस की या ऑपरेशन
बजट प्लान की बात करें तो पहले वीक के अंदर आप डिमांड रिव्यू करते हैं कि कितनी डिमांड है मार्केट की। आप सेल्स की फोरकास्ट करते हैं कि 100 प्रोडक्ट सेल होंगी। देन कंसेंसस डिमांड प्लान बनाएंगे, एक मीटिंग रखेंगे और उस मीटिंग में सेल्स और टॉप मैनेजमेंट सारी टीम होनी चाहिए। सबको इन्वॉल्व किए बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। इस तरीके से शिपमेंट और प्रोडक्शन की टीम को भी आपको इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि सबको पता हो कि हमारा प्लान क्या, हमने करना क्या, और एक प्रपोज डिमांड प्लान बना लें। सेकंड वीक में जो आपने डिमांड प्लान बनाया, अगर उसके मुताबिक देखें कितनी प्रोडक्ट सेल हुई हैं, उसके हिसाब से सप्लाई को एडजस्ट कर लें, डिमांड को दोबारा एडजस्ट करें और दोबारा एक रिव्यू मीटिंग रखें सारे लोगों के साथ। और अपनी सप्लाई चेन को और डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड को आप जो हैं वो मोनीटर करके बैलेंस आउट कर लें। वीक 2 में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपकी जो है चीज़ें बैलेंस आउट होना शुरू हो जाएंगी। वीक 3 में फिर आपने क्या करना है कि आपने दोबारा जो है एक सप्लाई एंड ऑपरेशन की मीटिंग रखनी है, लेकिन ये एग्जेक्टिव मंथली मीटिंग से पहले की है। आप इसके अंदर फाइनेंशियल रिव्यू देखेंगे, कितनी प्रोडक्ट सेल हुई हैं, कितना लॉस हुआ है, कितनी क्या चीज़ हुई है। जो एग्जेक्टिव मंथली मीटिंग है सेल्स एंड ऑपरेशन की, उसके लिए आपने प्रिपेयर करना है। और इस मीटिंग के अंदर भी आप जो हैं जूनियर लेवल पे सेल्स के पर्सन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। हर जो टीम लीड है वो अपनी टीम लीड के हिसाब से ये कर सकता है और मोनीटर कर सकता है। और फिर आपने एक प्लान बनाना है, बैलेंस प्लान, जिसके अंदर आपने यूनिट्स और रेवेन्यू को बैलेंस किया होगा। तो इधर इस स्टेज पे आपके पास एक्चुअल डिमांड इस टाइम तक आ चुकी होगी, मार्केट में कितनी है और इन्वेंट्री में कितना डाटा पड़ा हुआ है। उसकी बेसिस पे वीक 4 पे जाते साथ ही आप क्या करेंगे, एक एग्रीगेटेड प्लान रिव्यू हो जाएगा आपका, जो आपने पिछले वीक में किया। आपने जो इश्यूज़ होंगे उसको रिजॉल्व करेंगे, वो इश्यूज़ आप कन्वे करेंगे, अगर सप्लाई की तरफ हैं या शिपिंग की तरफ हैं या प्रोडक्शन की तरफ, तो उनको कन्वे किया जाएगा कि किस प्रोसेस के अंदर हमारे पास कमी है, उसको क्या इंप्रूव करना है। कुछ की डिसीजन लेने जाएंगे कि नेक्स्ट मंथ आपके पास क्या होगा, और फिर आपने सबको उसके ऊपर एग्री करके आप दोबारा से कंसेंसस की तरफ मूव आउट हो जाएंगे। तो हर महीने इसी तरीके से एवरी वीक के अंदर आप काम कर रहे होंगे, तो आपकी सप्लाई एंड डिमांड या एक्चुअल आपके पास जो सप्लाई है वो हमेशा मैनेज हो सकेगी। तो यहाँ तक जो है आज की वीडियो थी, और इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है सप्लाई एंड ऑपरेशन मैच्योरिटी और जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं उसके ऊपर मैं बात करूँगा, जो इससे ज़्यादा डिटेल के अंदर हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी वीडियो या कोई भी कॉन्सेप्ट सिंपल इंग्लिश के अंदर चाहिए या उर्दू में चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, फीडबैक वापस दें, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको आपके लिए बना सकूँगा। शुक्रिया।